नमस्कार मित्रों, रुद्र आईएएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सीएम मिश्रा। और आज हम बात करेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट एक ऐसा शब्द है जिससे आज हर कोई परिचित है, लेकिन इस बात से बहुत कम लोग परिचित होंगे कि यह कैसे काम करता है। तो मित्रों, आइए इस वीडियो में इंटरनेट के ए से लेकर जेड तक सब कुछ जानते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। यह एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें पूरी दुनिया में फैले करोड़ों डिजिटल डिवाइस आपस में कई सर्वर कंप्यूटर्स के जरिए जुड़े हुए होते हैं। डिवाइस से मेरा तात्पर्य कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर्स आदि से है। ये सभी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। आजकल तो हमारे घरों के अप्लायंस जैसे एसी, घड़ी, वॉशिंग मशीन, सीसीटीवी कैमरे, कार इत्यादि भी इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। इस तरह के कनेक्शन को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। इंटरनेट के जरिए कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रकार की फाइल को एक डिवाइस से एक या कई अन्य डिवाइसेस के बीच में शेयर किया जा सकता है। अब जरा आप ही सोचिए, इस डेटा शेयरिंग में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले चाहिए दो या दो से अधिक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर क्या होते हैं, इस पर चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं केवल कनेक्शन की। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए बना कनेक्शन आमतौर पर दो तरह का होता है। नेटवर्किंग का पहला टाइप लोकल एरिया नेटवर्क तथा दूसरा टाइप वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। लोकल एरिया नेटवर्क कुछ कंप्यूटरों को कनेक्ट करके बनाया गया एक छोटा सा नेटवर्क होता है। इस तरह की नेटवर्किंग हम किसी हॉस्टल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी या ऑफिस में देख सकते हैं, जहां कुछ कंप्यूटर्स एक लीनियर पैटर्न या सेंट्रल पैटर्न पर आपस में जुड़े होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। इसमें लाखों या करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए कई पैटर्न अपनाए जा सकते हैं। कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने से जो पैटर्न बनता है उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहली टोपोलॉजी है बर्स्ट टोपोलॉजी। बर्स्ट टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस लीनियर पैटर्न पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस का एक कॉमन कम्युनिकेशन लाइन होता है, जिसे इस नेटवर्क का बैकबोन कहा जाता है। इस नेटवर्क में एक प्रॉब्लम है कि एक समय में केवल एक ही डिवाइस यूज किया जा सकता है। अगर एक डिवाइस कम्युनिकेशन लाइन को इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरे डिवाइसेस काम नहीं करेंगे। अगली टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्किंग में सभी डिवाइसेस एक सेंट्रल हब या कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। ये टोपोलॉजी बहुत आसान होती है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि सेंट्रल कंप्यूटर के खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। अगली टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस सर्कुलर पैटर्न पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर डिवाइस दूसरे डिवाइस को सिग्नल पास करता है। रिंग टोपोलॉजी में हर डिवाइस के पास सिग्नल पास करने के लिए पावर होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिग्नल एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है। अगली टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस नेटवर्क के माध्यम से दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यदि एक कनेक्शन फेल हो जाए तो डेटा दूसरे रूट से ट्रांसमिट किया जा सकता है। इस प्रकार की टोपोलॉजी बहुत ही मजबूत होती है। ज्यादातर ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इसी टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इससे एक विश्वसनीय और हाई स्पीड नेटवर्क मेंटेन करना आसान हो जाता है। अगली टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का एक मिक्स पैटर्न होता है, जिसमें स्टार टोपोलॉजी
और बस टोपोलॉजी दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सभी लोकल कंप्यूटर्स एक ही केबल से एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़े होते हैं। इसके बाद मित्रों अगली टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का संयोजन पाया जाता है। उदाहरण के लिए नेटवर्क के सेंटर में एक स्टार टोपोलॉजी से जुड़े कई बस टोपोलॉजी का कनेक्शन हो सकता है। इंटरनेट में आमतौर पर इसी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। फिर भी कहा जा सकता है कि इंटरनेट की टोपोलॉजी एक डायनेमिक टोपोलॉजी होती है जो समय और तकनीकी विकास के साथ बदलती रहती है। टोपोलॉजी के बाद अगली समस्या डेटा स्पीड की होती है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए हजारों किलोमीटर से डेटा को केवल कुछ ही सेकंड में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना होता है, जिससे रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन संभव हो सके। यह मुश्किल काम प्रोटोकॉल एवं ऑप्टिकल फाइबर लाइन के जरिए संभव हो पाता है। होता यह है कि सबसे पहले जो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को शेयर करना हो उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि एक छोटा पैकेट किसी बड़े साइज के डेटा की तुलना में ज्यादा तेजी से काम करता है, यानी आगे बढ़ सकता है। अब अगर आपने किसी डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो इससे समस्या यह पैदा होती है कि फिर उन्हें जोड़ेगा कौन, और जोड़ना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है एक सीक्वेंस में जोड़ना जिससे हमें डेटा फिर उसी रूप में मिल सके जिस रूप में डेटा को भेजा गया था। इसके लिए यह जरूरी है कि उन सभी डिवाइसेज में जहां डेटा को अपलोड या डाउनलोड किया जाता है डेटा कंट्रोल का एक सेट पैटर्न हो। डेटा कंट्रोल के इसी सेट व यूनिवर्सल पैटर्न को प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर कंट्री में लोगों की एक लैंग्वेज व अभिवादन करने का एक तरीका होता है। अब कोई इंसान जब तक अपनी कंट्री में है तब तक तो ठीक है, यदि वह किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि उसे यह नहीं पता होगा कि वह दूसरे लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करे। इसलिए बेहतर होगा कि कम्युनिकेशन का कोई ऐसा पैटर्न डेवलप कर लिया जाए जो किसी खास कंट्री तक ही सीमित ना हो, बल्कि यूनिवर्सल हो, जिसका उपयोग हर कंट्री में किया जा सके। कम्युनिकेशन के इसी सेट पैटर्न को प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट में मूलतः कम्युनिकेशन के लिए दो प्रोटोकॉल टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। टीसीपी तथा आईपी नियमों का एक ऐसा समूह या सेट होते हैं जिनका पालन एक डिवाइस अपने डेटा को दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने के दौरान करता है। फिर डिवाइस चाहे जिस कंपनी का हो या चाहे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा हो, सभी कंप्यूटर डिवाइस बनाने वाली कंपनियां इन यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं। टीसीपी डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। आईपी इन पैकेट्स पर एड्रेस लिखने का काम करता है, जिससे ट्रांसमिशन के दौरान ये डेटा पैकेट्स कहीं खो ना जाए। साथ ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद सभी पैकेट्स को एक निश्चित क्रम से जोड़ा जा सके। टीसीपी कई प्रोटोकॉल्स से निर्मित लेयर्स का समूह है। लेयर से तात्पर्य प्रोटोकॉल्स की क्रमबद्धता से है, यानी सबसे पहले फर्स्ट लेयर के प्रोटोकॉल काम करते हैं, फिर सेकेंड लेयर के प्रोटोकॉल काम करते हैं, फिर थर्ड लेयर के प्रोटोकॉल काम करते हैं, इसके बाद फोर्थ लेयर के प्रोटोकॉल काम करते हैं। इसमें सबसे पहला लेयर एप्लीकेशन लेयर होता है। इस लेयर का काम डेटा ट्रांसमिट करना होता है। इस लेयर में एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आदि होते हैं। दूसरा लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। इसका काम डेटा का ट्रांसमिशन करना होता है। यही एरर चेकिंग व फ्लो कंट्रोल करने का कार्य भी करता है। इसके बाद तीसरा लेयर इंटरनेट लेयर होता है। इसका काम दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। मित्रों, चौथा लेयर नेटवर्क एक्सेस लेयर होता है। यह लेयर एक कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। प्रोटोकॉल की ये चारों लेयर यह तय करते हैं
कि एक कंप्यूटर किस तरह दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएगा। इसके बाद यह देखते हैं कि इस प्रोटोकॉल का विकास कैसे हुआ और कब इंटरनेट अस्तित्व में आया। तो मित्रों, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी पर चलने वाला पहला रियल नेटवर्क आर्पानेट था। आर्पा यानी ARPA, इसका मतलब A फॉर एडवांस, R फॉर रिसर्च, P फॉर प्रोजेक्ट, A फॉर एजेंसी, अर्थात एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 29 अक्टूबर 1969 को कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज के कई सारे कंप्यूटर्स को इस नेटवर्क से आपस में जोड़कर डेटा शेयर किया गया। इस नेटवर्क में नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी NCP का यूज किया गया था। यह नेटवर्क एजुकेशनल और रिसर्च ऑब्जेक्ट्स के लिए था। इस प्रोग्राम की फंडिंग US यानी अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा की गई थी। इसे आधुनिक इंटरनेट की शुरुआत माना जा सकता है। NCP यानी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल बड़े नेटवर्क को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं था। 1974 में इसी डार्पा यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के दो बड़े वैज्ञानिकों विंडसर्फ और रॉबर्ट एलियट कॉर्न ने पैकेट नेटवर्क इंटरकनेक्शन के लिए एक प्रोटोकॉल डेवलप किया जिसका नाम TCP था। 1 जनवरी 1983 को TCP और IP प्रोटोकॉल ने NCP की जगह ले ली। 1 जनवरी 1983 को फॉर्मली इंटरनेट का जन्मदिन मनाया जाता है। विंडसर्फ और रॉबर्ट एलियट कॉर्न को इंटरनेट का फादर कहा जाता है। आज इंटरनेट को अस्तित्व में आए हुए 40 इयर्स हो गए। अब देखते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। तो मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि इंटरनेट करोड़ों डिवाइसेस या कंप्यूटर्स का एक महाजाल है जिसे WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। इसके जरिए पूरी दुनिया में पलक झपकते ही इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर किया जा सकता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस नेटवर्किंग में कोई भी दो कंप्यूटर डायरेक्टली आपस में नहीं जुड़े होते हैं। कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम कई सर्वर्स द्वारा किया जाता है। तो मित्रों, सर्वर क्या है? सर्वर एक होस्ट कंप्यूटर है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी हाई होती है। सर्वर के स्टोरेज को स्पेस कहा जाता है। इसी स्पेस को आप वेब स्पेस भी कह सकते हो। वह जगह जहां कई सारे सर्वर्स मौजूद होते हैं और काम करते हैं, डेटा सेंटर कहलाता है। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल जैसी कई कंपनियों के अपने डेटा सेंटर होते हैं। ये कंपनियां अपने सर्वर को किराए पर उपलब्ध नहीं कराती हैं। आप ऐसे सर्वर्स से डेटा को केवल यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो या आप चाहो तो इन पर डेटा अपलोड भी कर सकते हो। अमेजन वेब सर्विस यानी AWS, होस्टिंगर या होस्टगेटर जैसी कई कंपनियां हैं जो सर्वर को किराए पर भी उपलब्ध कराती हैं। किराए पर स्पेस उपलब्ध कराना होस्टिंग कहलाता है। किराए पर लिए गए स्पेस को वेबसाइट कहते हैं। जो व्यक्ति या कंपनी स्पेस किराए पर लेता है उस व्यक्ति को क्लाइंट कहते हैं। साइट पर वेब पेज डेवलप किया जाता है। वेब पेज डेवलप करना किसी साइट पर एक मकान बनाने जैसा ही है। मकान ईंट और सीमेंट से बनता है, लेकिन वेब पेज HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। वेब पेज पर दो प्रकार के प्रोफेशनल्स काम करते हैं। एक का काम वेब पेज को डेवलप करना होता है। वेब पेज को डेवलप करने वाले इस व्यक्ति को हम वेब डेवलपर कहते हैं तथा दूसरे व्यक्ति का काम इस वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाना होता है। वेब पेज को डिजाइन करने वाले इस व्यक्ति को वेब पेज डिजाइनर कहते हैं। वेब पेज डिजाइनर को हर समय ये दिमाग लगाना होता है कि मैं वेब पेज पर ऐसा क्या करूं कि जिससे हमारा ये वेबसाइट लाखों करोड़ों यूजर्स
को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। वेब पेज डेवलपर उस सिविल इंजीनियर की तरह होता है जो मकान बना देता है, तथा वेब पेज डिजाइनर उस इंटीरियर डिजाइनर की तरह होता है जो मकान को अट्रैक्टिव बनाता है। जो वेब पेज बार बार अपडेट किया जा सके उसे वेबलॉग या ब्लॉग कहते हैं। सर्वर एक बहुत बड़े प्लॉट की तरह होता है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी के लिए स्पेस किराए पर ले सकता है और उस पर अपना वेबसाइट डेवलप कर सकता है। यदि एक बार वेबसाइट बनकर तैयार हो गई तो साइट का एक एड्रेस भी होना चाहिए, क्योंकि बिना एड्रेस के कोई भी यूजर साइट तक कैसे पहुंचेगा। इसके लिए सर्वर पर मौजूद हर वेबसाइट को एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। अब वेबसाइट का एड्रेस हो गया तो इस एड्रेस से एक यूजर साइट विजिट के लिए आया। साइट पर उसे कोई बहुत अच्छा कंटेंट मिला, उसने उस कंटेंट को डाउनलोड करने का रिक्वेस्ट किया। यहाँ समस्या खड़ी हो गई। समस्या यह है कि सर्वर को कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से आया है, उसे डेटा कहाँ भेजना है। इसके लिए हर इंटरनेट यूजर को भी एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे नेटवर्क में डेटा जिन जिन स्थानों यानी राउटर्स से होकर गुजरता है उनका भी एक यूनिक एड्रेस होता है। चूंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेजेस समझ पाता है, इसलिए यह एड्रेस भी न्यूमेरिक होता है। इस एड्रेस को आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे YouTube का आईपी एड्रेस 208.117.236.69 है। आईपी एड्रेस में कितना स्पेस होगा, इस आधार पर आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, जिन्हें IPv4 और IPv6 कहते हैं। IPv4 32 बिट्स का तथा IPv6 128 बिट का होता है। यानी IPv4 की तुलना में IPv6 में एड्रेस के लिए ज्यादा स्पेस होता है। इससे एड्रेस को क्लियरली डिफाइन करने में हेल्प मिलती है। आईपी एड्रेस बनाने से संबंधित नियमों का जो सेट होता है उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। आईपी एड्रेस न्यूमेरिक तथा फोन नंबर जैसा यूनिक होता है। आप कल्पना करो कि यदि लोगों को उनके फोन नंबर से याद रखना हो तो कितना मुश्किल होगा। इसलिए हम अपने फोन में लोगों के फोन नंबर को उनके नाम से सेव कर लेते हैं। अब जब भी हमें किसी व्यक्ति को फोन लगाना होता है तो नंबर क्या है हमें इसकी परवाह नहीं होती है। हम उस व्यक्ति का नाम अपनी फोन डायरेक्टरी में ढूंढते हैं और हम उस व्यक्ति को कॉल या मैसेज कर देते हैं। तो हो गया ना आसान। इसी प्रकार इंटरनेट की दुनिया में हर वेब पेज सर्वर कंप्यूटर या किसी पर्सनल कंप्यूटर या किसी इंटरनेट कनेक्शन को उसके आईपी एड्रेस से नहीं बल्कि एक नाम से याद रखा जाता है। इस नाम को डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम बनाने का एक सिस्टम होता है जिसे डोमेन नेम सिस्टम या DNS कहा जाता है। इंटरनेट में मौजूद सभी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस और डोमेन नेम प्रोवाइड कराने का कार्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में स्थित ICANN यानी इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स नामक एक संस्था करती है। सर्वर को आईपी एड्रेस से ही पता चलता है कि फला इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट किस कनेक्शन या किस सिस्टम से आई है। हमारे इंटरनेट कनेक्शन को आईपी एड्रेस वह कंपनी प्रोवाइड करती है जिससे हम इंटरनेट सर्विस लेते हैं। इन कंपनियों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी ISP कहा जाता है। जैसे मैंने अपना कनेक्शन एयरटेल से लिया है तो मेरा ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एयरटेल है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को यह यूनिक नंबर ICANN द्वारा यानी इंटरनेशनल कारपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स द्वारा अलॉट किया जाता है। लेकिन जब हम किसी सर्वर की होस्टिंग लेते हैं यानी अपना वेब पेज बनाते हैं तो हमें किसी रजिस्ट्रार कंपनी से आईपी एड्रेस व डोमेन खरीदना पड़ता है। domain.com, गूगल डोमेन, ड्रीम होस्ट, हूवर, गोडैडी, ब्लू होस्ट तथा होस्ट गेटर जैसी कंपनियां रजिस्ट्रार कंपनियां कहलाती हैं।
ICANN इन्हें डोमेन नेम बेचने का अधिकार देती है। डोमेन नेम रजिस्ट्रार ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो डोमेन नेम बेचने और उन्हें पंजीकृत कराने का कार्य करती है। डोमेन नेम बनाने का पूरा सिस्टम डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। डोमेन नेम सिस्टम में एड्रेस एक निश्चित सीक्वेंस में लिखा जाता है। इस सीक्वेंस के 3 पार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है, बीच में डोमेन नेम होता है और लास्ट में रिसोर्स होता है। इन तीनों पार्ट्स को एक सीक्वेंस में जोड़ने पर जो पूरा एड्रेस बनता है उसे URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। इसे 1994 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा डेवलप किया गया था। टिम बर्नर्स-ली ने HTTP, www और HTML जैसी कई टेक्निक्स को इजाद किया और इस तरह से उन्होंने इंटरनेट को डेवलप करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डोमेन नेम किसी वेबसाइट का नाम होता है और उस साइट पर कोई कंटेंट कहाँ है यह बताने का काम रिसोर्स लोकेटर यानी URL करता है। जब भी आप किसी वेबसाइट की लिंक कॉपी करते हैं तो वह वास्तव में URL ही होता है। URL को वेब ब्राउज़र में पेस्ट करके वेबसाइट को डायरेक्ट ओपन किया जा सकता है। URL का प्रोटोकॉल HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। यह इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसफर करने में सहायक होता है। डोमेन नेम के 3 भाग होते हैं। पहला भाग www बताता है कि साइट किसी प्राइवेट नेटवर्क पर नहीं है बल्कि ये वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद है। दूसरा भाग उस कंपनी या संस्था का नाम होता है जिसकी वेबसाइट है और तीसरा भाग डोमेन एक्सटेंशन कहलाता है जो यह बताता है कि साइट किस प्रकार की है। URL के अलग-अलग भागों को एक दूसरे से अलग करने के लिए सेपरेटर्स यूज किए जाते हैं। प्रोटोकॉल और डोमेन के बीच में एक कोलन और डबल स्लैश सेपरेटर का काम करता है, जबकि डोमेन नेम के अलग-अलग भाग डॉट्स द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। अब URL को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एक URL https://mpps.mp.gov.in/history। इस URL में HTTP एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTTP के अंत में अगर S लगा दिया जाए तो वह यह इंगित करता है कि इस साइट से डेटा ट्रांसफर करना सेफ एंड सिक्योर है। जिस साइट के URL के प्रोटोकॉल में S नहीं होता है, केवल HTTP लिखा होता है, उससे डेटा ट्रांसफर करना आमतौर पर रिस्की हो सकता है या हम ये कह सकते हैं कि सेफ नहीं होता है। HTTP में S जुड़वाने के लिए डोमेन नेम प्रोवाइड कराने वाले रजिस्ट्रार कंपनियों से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इस सर्टिफिकेट को SSL सर्टिफिकेट कहते हैं। SSL का फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर के ऑथेंटिफिकेशन, एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन की परमिशन प्रोवाइड करता है। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है यह हम आगे देखेंगे। अब URL का मिडिल पार्ट देखते हैं। हमारे एग्जाम्पल में mpps://mp.gov.in डोमेन नेम है। डोमेन नेम के 2 भाग होते हैं, एक मेन डोमेन और दूसरा एक्सटेंशन। इस एग्जाम्पल में mpps मेन डोमेन है और .mp.gov.in डोमेन नेम एक्सटेंशन कहलाता है, जो यह बताता है कि यह साइट सरकारी है। अगर वेबसाइट किसी संगठन का है तो एक्सटेंशन .org होता है। इसी तरह से यदि साइट कॉमर्शियल हो तो एक्सटेंशन .com होता है। यदि साइट एजुकेशनल हो तो .edu होता है। डोमेन नेम का तीसरा पार्ट यह बताता है कि अमुक वेबसाइट पर हम जो कंटेंट तलाश रहे हैं वह कहाँ है। तीसरा पार्ट मिडिल पार्ट यानी डोमेन नेम से एक सिंगल स्लैश द्वारा सेपरेट होता है। हमारे एग्जाम्पल में हिस्ट्री URL का लास्ट पार्ट है। यह हमें MPPS की हिस्ट्री से जुड़े कंटेंट प्रोवाइड करेगा। किसी भी सर्वर पर मौजूद कोई वेबसाइट अपने कंटेंट को देखने, रीड करने, कंटेंट डाउनलोड करने या कंटेंट अपलोड करने की
फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। यह कंटेंट कोई फाइल जैसे टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल या वीडियो फाइल, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कोई ऐप हो सकता है। यूजर के डिजायर्ड कंटेंट को रिसोर्स कहते हैं। एक यूजर के लिए दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। एक तो यह कि यूजर को जो फाइल चाहिए उसका यूआरएल लिंक उसके पास हो। अगर ऐसा है तो वह डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके रिसोर्स ओपन कर सकता है। अगर यूजर के पास यूआरएल की लिंक ना हो, सिर्फ यूआरएल हो, तो वह यूआरएल को ब्राउजर में टाइप करके रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। ब्राउजर का काम वेब पेज को ओपन करना होता है, लेकिन दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि यूजर को पता ही ना हो उसका रिसोर्स किस वेबसाइट के किस पेज पर है, तो इसके लिए उसे अपना डिजायर्ड रिसोर्स कई सर्वर पर सर्च करना पड़ेगा। इस लगभग असंभव काम को संभव करने का काम सर्च इंजन के द्वारा किया जाता है। सर्च इंजन कीवर्ड्स पर काम करता है। हमने जो भी कीवर्ड सर्च इंजन में टाइप किया उससे संबंधित सभी जानकारियां सर्च इंजन संबंधित सर्वर्स से सर्च करके हमारे सामने ला देता है। सर्च इंजन जानकारी सर्च करता है और ब्राउजर वेब पेज को ओपन करता है। गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर्स के एग्जाम्पल हैं, जबकि गूगल, बिंग, याहू, बैडू, यांडेक्स पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं। जब हम किसी लिंक पर क्लिक करके किसी सर्वर में रखी हुई कोई इंफॉर्मेशन या फाइल को प्राप्त करने का रिक्वेस्ट करते हैं, तो सर्वर सोर्स लोकेशन तथा हमारा सिस्टम डेस्टिनेशन लोकेशन कहलाता है। सोर्स लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन तक डेटा का ट्रांसफर ट्रांसमिशन कहलाता है। ट्रांसमिशन में टीसीपी प्रोटोकॉल यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। इसके बाद आईपी प्रत्येक पैकेट को एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। सोर्स लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन तक डेटा को पहुंचाने का काम ऑप्टिकल फाइबर लाइंस के जरिए किया जाता है। चूंकि ऑप्टिकल फाइबर में डिजिटल डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करके लेजर सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। यही लेजर सिग्नल डेटा को लाइट की स्पीड से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाता है। नेटवर्क में जगह जगह पर राउटर्स में लगे हाई स्पीड स्विच डेटा पैकेट्स पर लिखे गए एड्रेस को ट्रेस कर डेटा को उस रूट से आगे बढ़ा देते हैं जिस रूट पर लोड सबसे कम होता है। एक ही सोर्स लोकेशन से चलने वाले कई डेटा पैकेट्स अलग अलग रूट से हाई स्पीड से डेस्टिनेशन लोकेशन पर पहुंचते हैं। राउटर्स इन पैकेट्स की स्पीड को जगह जगह पर इंप्रूव करते रहते हैं। इसके लिए राउटर्स सिग्नल एम्प्लीफिकेशन का काम करते हैं। अब बात आती है कि इन ऑप्टिकल फाइबर लाइंस को जिनके जरिए पूरी दुनिया में डेटा का ट्रांसमिशन किया जा रहा है, ऑपरेट कौन करता है। पूरी दुनिया भर में अंडरग्राउंड वाटर केबल्स डले हुए हैं। ये केबल्स बिछाने का काम 3 लेवल की कंपनियां करती हैं। पहली कंपनी टीयर 1 कंपनियां होती हैं जो पूरी दुनिया में सारी कंट्रीज के बीच सबमरीन या समुद्र के अंदर केबल बिछाती हैं। समुद्रों में जहां ये केबल जमीन पर आती है उन्हें लैंडिंग पॉइंट्स कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा लैंडिंग पॉइंट मुंबई में है। इसका मतलब यह है कि भारत में सबसे ज्यादा ट्रैफिक मुंबई से आता है। भारत में दूसरे लैंडिंग पॉइंट्स चेन्नई और कोचीन में हैं। भारत की एकमात्र कंपनी रिलायंस जियो है जिसने सबमरीन केबल बिछाई हुई है। दूसरी कंपनियां जमीन पर केबल बिछाती हैं और तीसरी कंपनियां लोकल कंपनियां होती हैं जो ऑप्टिकल फाइबर्स को हमारे घर तक पहुंचाती हैं। ज्यादातर सबमरीन्स केबल का उपयोग हम तब करते हैं जब हम उन साइट्स पर विजिट करते हैं जिनका सर्वर भारत के बाहर है। यदि हम अपने ही बगल में बैठे किसी मित्र से व्हाट्सएप चैट करते हैं तो हमारा ये चैट कैलिफोर्निया से होकर हमारे मित्र तक रियल टाइम में आता है। हमारे भारत में इंटरनेट सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए 2003 में निक्स यानी नेशनल इंटरनेट
एक्सचेंज ऑफ इंडिया नामक संस्था का गठन किया गया। ट्रांसमिशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स से डेटा को चोरी होने से बचाने के लिए डेटा को कुछ कोड्स में परिवर्तित किया जाता है, जिससे यह डेटा हैक भी कर लिया जाए तो हैकर हमारे डेटा को डिकोड न करने पाए। इस प्रोसेस को एन्क्रिप्शन कहते हैं। आपने व्हाट्सएप पर स्लोगन तो सुना ही होगा, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। इसका मतलब यह होता है कि सर्वर से यूजर के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वह एन्क्रिप्टेड यानी कोडेड है। हमारे डेटा, चैट या मैसेज को न समझ में आने योग्य सीक्रेट कोड्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही एन्क्रिप्शन कहलाती है। हमारा ओरिजिनल यानी अनकोडेड डेटा प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। जब ओरिजिनल डेटा की कोडिंग करके उसे ना समझ में आने वाले डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसे सिफर टेक्स्ट कहते हैं। यानी प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वही डेटा एन्क्रिप्शन कहलाता है। कोडिंग डिकोडिंग की टेक्निक्स का स्टडी, साइंटिफिक स्टडी क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। यही से आप क्रिप्टो करेंसी को भी जोड़ सकते हो। कोडिंग का हमेशा एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न को एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे हमें लिखना है भोपाल यानी BHOPAL, तो हमने एक एल्गोरिदम डेवलप किया जिसमें B के लिए 2, H के लिए 8, O के लिए 15, P के लिए 16, A के लिए 1 और L के लिए 12 यूज किया। तो हमारा एल्गोरिदम अल्फाबेट नंबर्स ऑर्डर है। इसमें BHOPAL यानी भोपाल प्लेन टेक्स्ट व 815161112 सिफर टेक्स्ट कहलाएगा। जब कोडिंग व डिकोडिंग दोनों के लिए एक ही एल्गोरिदम यूज किया जाए तो इसे सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, और जब कोडिंग के लिए अलग तथा डिकोडिंग के लिए अलग एल्गोरिदम यूज किया जाए तो इसे असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन कहते हैं। ब्लूफिश एक सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है जिसका उपयोग पासवर्ड मैनेजमेंट टूल्स और सिक्योर्ड ऑनलाइन पेमेंट के लिए ई-कॉम प्लेटफॉर्म्स में किया जाता है। ब्लूफिश का एडवांस वर्जन टूफिश है। HTTPS एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो यह तय करता है कि सर्वर से यूजर के बीच डेटा का ट्रांसमिशन एन्क्रिप्टेड यानी कोडेड है और कोई भी थर्ड पार्टी इस ट्रांसमिशन को हैक नहीं कर सकती है। फायरवॉल एक अन्य सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे सिस्टम और इंटरनेट के बीच में एक ढाल का काम करते हैं। फायरवॉल के माध्यम से केवल विश्वसनीय सोर्स एड्रेस से भेजे गए पैकेट्स ही कंप्यूटर में इंटर कर पाते हैं और जो सोर्स ब्लैकलिस्टेड हैं या अनऑथराइज्ड हैं वे हमारे नेटवर्क में इंटर नहीं कर पाते हैं। ऑथेंटिफिकेशन यूजर की पहचान करने और यह तय करने की एक प्रोसेस है कि लॉगिन करने वाला व्यक्ति ही वैलिड यूजर है। इंटरनेट पर यूजर की वैलिडिटी को चेक करने का जो ट्रेडिशनल तरीका है वह यूजर नेम और पासवर्ड का तरीका है। इंटरनेट पर साइबर क्राइम के मामलों में दिन प्रतिदिन होने वाली वृद्धि के कारण संगठनों ने ऑथेंटिफिकेशन के लिए OTP यानी वन टाइम पासवर्ड जैसी टेक्निक को डेवलप किया। जैसा कि नाम से पता चलता है कि OTP एक पासवर्ड है जिसे केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है। यह यूजर को एक रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS द्वारा या रजिस्टर्ड मेल पर भेजा जाता है। इसे 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कहा जाता है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि इंटरनेट से संबंधित आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आगे आप खुद समझदार हैं और जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपने यह पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट से देखा और समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।